हेलो फ्रेंड्स, सिंह जीएस एकेडमी एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के अपने इस लेसन के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जीडीपी क्या होती है, सेक्टर्स का बंटवारा कैसे किया गया है और उस बंटवारे में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी देख लिया था। और इन तीनों सेक्टर्स की गणना कैसे करते हैं, जीडीपी कैसे निकालते हैं, अपने देश में इनका कंट्रीब्यूशन कैसा है, किस क्षेत्र में ज़्यादा लोग काम करते हैं, किस क्षेत्र का ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किस क्षेत्र से ज़्यादा योगदान जीडीपी को जाता है, ये सारी बातें हमने समझ ली थी। इन बातों को देखने के दरमियान हमने ये जाना था कि देश का भी एक बड़ा सा हिस्सा एग्रीकल्चर वर्ग से जुड़ा है, जिसके पास पर्याप्त रोजगार नहीं है और साथ ही साथ जो लोग रोजगार प्राप्त हैं भी वो छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार हैं, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट में है, जिनका काम दिखता तो है लेकिन उसका उत्पादन शून्य है, मतलब उनके काम का कोई मतलब हमें नहीं जान पड़ता क्योंकि उनके द्वारा किया जा रहा है प्रोडक्शन रेट 0 हो जाता है। ये बेरोजगारी क्या होती है, इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो उसके बाद इन समस्याओं से उबरने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम इस पे बात करते हैं कि देश में बेरोजगारी है और किसी के पास पर्याप्त रोजगार नहीं है। देश में जो 50 से 60% की जनसंख्या खेती में है, एग्रीकल्चर में है और वहां पर उन्हें छिपी हुई बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे छोटे से काम को करने के लिए ज्यादा लोग लगे हुए हैं, यह सिचुएशन छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। तो इससे दूर होने के लिए, इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या किया जाए कि देश का जो बड़ा तबका, जो बड़ा हिस्सा गांव में रहता है, उसके लिए रोजगार उपलब्ध कराए जा सके। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए कई तरीके हमारे पास हैं। उसमें से एक तरीके पर हम बात करते हैं। पहला तरीका ये है कि भारत देश में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। हमारे यहाँ पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, हर चीज एक धरती की एक भूगोल के अनुसार जितनी आकृतियां होती हैं सब हमारे देश में पाई जाती है। उस हिसाब से हमारे देश में कहीं प्लेन है, समतल है, जो कि खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। कोई ऐसे क्षेत्र हैं जो मानसूनी क्षेत्र है, वहाँ अच्छी बरसात होती है। तो जिन क्षेत्रों में प्लेन्स है, समतल है और बरसात अच्छी होती है, वहाँ तो फसलें अच्छी होती हैं, वहाँ के लोग साल भर में कई तरह की फसलें उगा लेते हैं। लेकिन जिन जगहों पे कम बरसात होती है या फिर वे लोग जिनके पास सिंचाई के अच्छे साधन उपलब्ध नहीं है, चाहे वो किसी क्षेत्र में रहते हैं, तो उनके लिए समस्या ये हो जाती है कि वो अपनी खेती के लिए सिर्फ मानसून पर निर्भर होते हैं। और यदि आप सिर्फ मानसून पर निर्भर रहेंगे तो आप साल में सिर्फ एक फसल उगा पाएंगे जो बरसात के साथ पनपती और बढ़ती है। तो बाकी के समय में खेती कर पाने के लिए हमें ये जरूरी है कि अपने किसानों के लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था कराई जाए। हम एक किसान का उदाहरण लेते हैं। यदि उसके पास 1 हेक्टेयर की जमीन है और उसके परिवार के 5 लोग उसमें काम करते हैं और सिर्फ बरसात के दिनों में उनके पास काम होता है, बाकी के दिनों में वो बेरोजगार होते हैं। सपोज करिए यदि सरकार की मदद से या फिर उन्होंने अपने पैसे से खेत के बगल में ट्यूबवेल या पंपिंग सेट की व्यवस्था कर ली, तो उसकी वजह से अब वो हर वर्ष के हर महीनों में सिंचाई के साधन की वजह से अब वो इरिगेशन सिंचाई कर करके अपने विभिन्न फसलों को उगा सकते हैं। एक अलावा मल्टीपल क्रॉपिंग, कई तरह की फसलें उगाकर अपने रोजगार की टाइम को बढ़ा सकते हैं। अब जिस गर्मी के मौसम में, जिस ठंड के मौसम में बरसात न आने की वजह से उनका रोजगार रुक जाया करता था, अब जब उन्हें पानी की आवश्यकता होगी वो विभिन्न प्रकार की फसलें उगा लेंगे। तो इस तरह से जो 5 लोग उस खेत के काम में लगे हुए थे, अब उनके लिए वर्ष भर रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि 1 हेक्टेयर की जमीन है, 5 लोग हैं, ठीक ठाक संख्या है, 5 लोग मिलकर काम करेंगे तो सबके पास रोजगार रहेगा। तो एक तरीके है कि प्रॉपर इरिगेशन की व्यवस्था कराना। अब इसी कंडीशन को हम फॉरवर्ड करते हैं। इरिगेशन अच्छी होगी तो प्रोडक्शन रेट हाई होगा। अब प्रोडक्शन जब बढ़ेगा उनका, तो हो सकता है कि उनके खाने से सरप्लस प्रोडक्शन हो जाए, जितना उन्होंने खाने के लिए उन्हें जरूरी है उससे ज्यादा का उत्पादन हो जाए। तो उस अत्यधिक उत्पादन हुए सामानों को, अनाजों को उन्हें बाजार बेचने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि गांव की सड़कों को यदि शहर से हम जोड़े रहेंगे, सरकार यदि गांव की सड़कों को शहर से जोड़ दी होगी और परिवहन की अच्छी व्यवस्था मिलेगी, तो यह लोग भी अब अपने द्वारा उगाई गई चीजों को ले जाकर शहरों में बेच पाएंगे, जिसकी वजह से उनका इनकम, परिवार का इनकम बढ़ जाएगा। तो अब वो व्यापारिक कार्यों में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। अभी तक सिर्फ प्राइमरी सेक्टर खेती में थे, लेकिन जब वो सामानों को बेचने लगेंगे तो टर्शियरी सेक्टर के एम्प्लॉय बन जाएंगे, अब खरीद बेच की प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि उन्होंने ऐसा करते हुए कुछ कृषि के संसाधन खरीद लिए, जैसे कि कोई सामान ले जाने वाली गाड़ी उन्होंने खरीद ली, कुछ ट्रैक्टर खरीद लिया अपने इनकम को बढ़ाते बढ़ाते, तो उनका जो परिवार का स्टैंडर्ड है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो और बेहतर होती जाएगी। अब इसके साथ ही साथ इतनी सुविधा होने के बाद उनको और जरूरत पड़ सकती है अपने खेती में आगे बढ़ने के लिए। वो जरूरत हो सकती है कि सरकार द्वारा उन्हें सस्ते दर पे खाद और बीज उपलब्ध करा दिया जाए।
अब जब उन्हें सस्ते दर पे खाद और बीज मिलेंगे तो अच्छे खादों के प्रयोग से वो अपने प्रोडक्शन रेट को ज़्यादा कर पाएंगे। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ही ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा संभावनाएं उनके पास होंगी, वे ज़्यादा फसलों को बेच पाएंगे, अपने लिए नई चीज़ें खरीद पाएंगे। और उसके साथ ही साथ सरकार एक और काम कर सकती है कि जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनमें किसानों को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रदान करके उनकी और सहायता कर सकती है, जिससे वो अपने लिए विशेष प्रकार के काम कर पाएंगे। कुछ चीज़ें खरीदनी हो, अपने पुराने कृषि उपकरणों की मरम्मत करानी हो, उसे ठीक करना हो, तो ये सारे काम वो लोग अपने आप कर सकते हैं यदि सरकार से उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है तो। ये चीज़ें थी। और उसके साथ हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे काम हैं जो यदि किए जाएं तो इन लोगों की भलाई हो सकती है। इसके साथ हम देखते हैं कि ये जो जनसंख्या हमारी रहती है गांव में, जो खेती करती है या फिर जो गांव में भारत की आबादी बसती है, उसमें बहुत सारे लोग शिक्षा से दूर रहते हैं। लेकिन यदि इन लोगों को शिक्षित करने का काम किया जाए, इन लोगों को शिक्षित करने का काम किया जाएगा तो योजना आयोग के मुताबिक करीब 10-20 लाख नौकरियां तो शिक्षा आयोग में ही दी जा सकती है। प्लानिंग कमीशन जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, उसके एक सर्वे के मुताबिक 20 लाख के तकरीबन नौकरियां ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में दी जा सकती हैं। वो कैसे दी जा सकती हैं कि आप अपने आसपास देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते। कुछ तो रुचि अपने मन की वजह से संभवतः न लेते हो क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर संख्या में बच्चे वे पाए जाते हैं जो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन, माँ बाप के और परिवार के हालात की वजह से नहीं पढ़ पाते। यदि ज्यादा से ज्यादा सरकार द्वारा इन पे काम किया जाएगा, विद्यालय बनवाए जाएंगे और इन बच्चों को स्कूल लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, लोगों के लिए अवेयरनेस फैलाई जाएगी, समाज में जागरूकता लाया जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे विद्यालय पहुंचेंगे। और उन बच्चों को हैंडल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टाफ, मैनेजमेंट सबकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। सेम सिचुएशन हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज को भी लेके है। गांव के जो प्राथमिक चिकित्सालय होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे यदि हम देखें तो सब जानते हैं कि उनकी व्यवस्था कैसी होती है। लचर व्यवस्था होती है, समय से ना डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, ना नर्सेज, ना कोई एम्बुलेंस, ना कोई व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन यदि उन पे गवर्नमेंट काम करेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग अब प्राइवेट छोड़ करके उनकी सुविधाओं का लाभ लेने उनके पास पहुंचेंगे, तो वहां पर भी डॉक्टर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, नर्सेस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मेडिकल सेक्टर वाले लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा। गाँव में बहुत सारी नई दुकानें खुलेंगी, डिस्पेंसरीज खुलेंगी और ऐसे विभिन्न प्रकार के काम लोगों का बढ़ता चला जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जिससे हम अपने क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा सकते हैं। तो ये थी लॉन्ग टर्म प्रोसेस कि इसमें क्या किया जाए कि हो जाए। तो ये संभावनाएं हैं जो लंबा समय ले लेती हैं। एक और संभावना हमारी ये बनती है कि गांव के वे इलाके जो कि जंगलों के किनारे से जुड़े हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, शहद कलेक्शन का काम करा सकते हैं कि जंगलों से लकड़ियां सूखी जो हो उसको ला सकते हैं, वो शहद कलेक्शन का काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम, कुछ औषधियों, जड़ी बूटियों के कलेक्शन का काम जंगलों के किनारे किया जाता है। जो गांव जंगलों से सटे हुए हैं वो जंगल के कुछ रिसोर्सेज को यूज करके अपने सर्वाइवल के लिए उसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसकी अगर हम बात करें तो सरकार ने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में है 2005 में स्कीम लाई थी जिसे नरेगा कहा गया, जिसका नाम बदल के बाद में मनरेगा कर दिया गया था। इसके तहत लोगों को 100 दिनों तक का रोजगार साल भर में उपलब्ध कराने की बात की जाती थी। और यदि सरकार ऐसा करने में असफल होती थी तो उनके नियम के मुताबिक लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की गई थी ताकि तत्काल प्रभाव से कुछ लोगों को रोजगार दिया जा सके। इसका काफी प्रभाव पड़ा था और बहुत सारे क्षेत्रों में रोजगार लोगों को उपलब्ध हुए थे। आज भी कई गांव के प्राइमरी स्कूलों पे आप ध्यान दें तो येलो कलर की पट्टी में मनरेगा और उससे जुड़े हुए सारे नियम कानून आपको प्राइमरी स्कूल पे मिल जाएंगे। जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्राइमरी स्कूल हैं वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो ये थी रोजगार उत्पन्न करने से कुछ बातें। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे और वो है हमारा सेक्टर का अगला वर्गीकरण जो कि लोगों के काम करने के तरीकों के आधार पर हुआ है। पहला वर्गीकरण मैंने आपको बताया था बाबू, इस वर्गीकरण जो हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है, लोगों के कामों के हिसाब से, कि लोग काम कौन सा करते हैं उसके हिसाब से वर्गीकरण हुआ है। अब ये जो मैं दूसरा वर्गीकरण आपको बताने जा रहा हूँ वो हुआ है कि उनके द्वारा किए जा रहे कामों में मिलने वाली सुविधाओं और उनके कामों की प्रकृति के बारे में कि कैसा काम है, नियम कानून कैसे हैं। तो उसके हिसाब से जो सेक्टर्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा सेक्टर है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा हमारा सेक्टर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हिंदी में यदि बताएं तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। एक एक करके हम इनकी खूबियों के बारे में जान लेते हैं। संगठित क्षेत्र वो होता है दोस्तों जिसमें जितने भी काम किए जाते हैं या जितने भी कंपनियां आती हैं, जितने भी काम करने की चीजें आती हैं वो सब के सब नियम कानून से चलती हैं। जैसे कि आपको ज्वाइन करना है उसके लिए आपको एक फॉर्मल लेटर दिया जाएगा और आपको बिना किसी प्रॉपर वजह की नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पे आप कौन सी क्वालिटी देख रहे हैं, जॉब की सिक्योरिटी।
आपको बाकायदा हायर किया गया है इंस्टीट्यूट द्वारा ज्वाइनिंग लेटर दे करके, और बिना किसी अप्रोप्रिएट रीजन को आपको नहीं निकाला जाएगा, मतलब आपकी जॉब सुरक्षित है। पहला। दूसरी चीज है, आपको 9 बजे यदि ऑफिस जाना है तो शाम को 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे जो ऑफिस का टाइम शेड्यूल होगा उस टाइम आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये हो गया दूसरा, फिक्स्ड वर्किंग आवर। तीसरा है कि आपको काम करने के दौरान पूरी सुविधाएं जैसे सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, साफ सफाई, लंच इत्यादि की व्यवस्था हो सकता है कंपनी दे दे। लंच की अगर छोड़ दें तो बाकी चीजें तो हर कंपनी में होती हैं। तो इसके लिए क्या होगा, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट जहां पे आप काम कर सकते हैं। और चीजें क्या होगी, ये हो सकता है कि यदि आपसे एक्स्ट्रा काम लिया जाए, आपके निर्धारित टाइम से यदि ज्यादा काम लिया जाता है तो उसमें आपको क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा पैसे पे किए जाते हैं। दूसरी चीज, आपके द्वारा जो कंपनी आपको हायर की है उसके द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उस पर सरकार का कंट्रोल रहता है, सरकार की नजर रहती है। कंट्रोल भले ना हो, नजर जरूर रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने मजदूरों को कितनी सैलरी दे रहे हैं। एक अधिनियम है जिसमें कहा गया है कि कम से कम मजदूरों को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट, कम से कम आप इससे कम किसी को सैलरी नहीं दे सकते। आप इतना अपने कर्मचारियों की सेफ्टी के लिए खर्च करेंगे। यदि इंडस्ट्रियल वर्क है तो उनके लिए ग्लव्स होने चाहिए, उनके लिए मास्क होने चाहिए, उनके लिए हेलमेट होना चाहिए, अच्छे शूज होने चाहिए। इन सब बातों का आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं, ये विशेष सुविधाएं होती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की, जहां पे आपका सेक्टर, जिसे हम हिंदी में संगठित क्षेत्र कहते हैं, जहां पे आपको एक पूरा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छा काम करने को मिलेगा, आपकी जॉब सिक्योरिटी होगी, आपका पैसा टाइम से आ जाएगा, ठीक है, और आपको एक बेहतर एनवायरनमेंट दिया जाएगा। ये आपकी जो सुविधाएं हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो कहाँ की हैं, ये क्वालिटीज हमारी हैं संगठित क्षेत्र की। तो दूसरा हमारा सेक्टर क्या होगा, दूसरा क्षेत्र क्या होगा, असंगठित क्षेत्र का होगा। दूसरा क्षेत्र जो होगा असंगठित क्षेत्र का होगा। और असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। असंगठित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हमें वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सपोज करते हैं गांव के एक दुकान पे कोई व्यक्ति काम करने के लिए बैठा है, जो छोटू टाइप के लोग होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, या फिर जो बड़े दुकानदारों में, ग्रोसरी शॉप में, किराने की दुकानों में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं होता है। उनको 7 बजे मालिक बुला सकता है और हो सकता है कि रात भर वो दुकान में ही रहे। जैसे पर्व त्योहार के समय में उन्हें हमेशा दिन भर रात भर काम कराया जाता है जब तक दुकान चलती रहती है। तो यदि संभवतः उतना काम करने की वजह से एक दिन वो बीमार पड़ गया तो उसे अगले दिन नहीं आना पड़ेगा, वो नहीं आ पाएगा, तो उसके वजह से उसकी उस दिन की सैलरी नहीं मिलने वाली है। जबकि ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा, यदि किसी रोज आप बीमार पड़ गए तो आपकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। छुट्टियां आ गई हैं, होली दिवाली है, तो उसके बदले आपको पेड हॉलीडेज दिए जाते हैं, मतलब उन छुट्टियों के बावजूद भी आपको पैसे सरकार देती है या फिर आपको कंपनी दे देती है, ऊपर से बोनस भी दिया जाता है। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का गुण है। लेकिन उसी होली दिवाली में किसी के यहाँ काम करने वाला जो मजदूर है, यदि वो होली के दिन नहीं जाता है, दिवाली के दिन भी काम करने नहीं जाएगा, तो उस दिन के पैसे उसे नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, अगर वो 2-3 दिन अपनी बीमारी की वजह से नहीं जा पाया तो उसका मालिक उसे हो सकता है डांट के, गालियां देके, मिसबिहेव करके भगा भी देगा। तो यहाँ पे आप एक और कमी देखते हैं कि जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, अच्छा एनवायरनमेंट भी नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा फील ही नहीं होने देंगे। कोई आपको डांट के उधर बुलाएगा, कोई कुछ उधर बुला लेगा, और अजीब से काम, ना टाइम शेड्यूल है, ना कुछ काम का तरीका है, जो मन में आए उससे आपसे वो करवा लिया जाएगा। यदि एक मजदूर है तो उसे यदि कहा जाए कि जाओ 2 किलो चावल तौल दो, तो चावल के बाद यदि दुकान में गंदगी होगी तो उससे झाड़ू भी लगवाया जा सकता है। तो काम का कोई प्रोसेस नहीं है, जो मन में आए वो करा दिया जाएगा। आपका रोजगार सुनिश्चित नहीं है। आपका रोजगार जो है वो मालिक की इच्छा पर निर्भर है कि जब तक चाहेगा तब तक आपके पास रोजगार है, मन किया तो हटा दिया। नो जॉब सिक्योरिटी, नो पेड हॉलीडेज, नो मेडिकल फैसिलिटी, नो एक्स्ट्रा बेनिफिट, ना पीएफ की व्यवस्था है, ना कुछ कि आप भविष्य के लिए आप कुछ सेव कर पाए, ऐसी कोई सुविधा आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं देता है। और इसके बावजूद बची हुई सारी सुविधाएं किसके द्वारा दी जाती हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर द्वारा दी जाती हैं। तो ये हमारे 2 सेक्टर हो गए, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसकी सारी खूबियों के बारे में आपने जान लिया। तो दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, कि वो मजदूर, वह जो काम करने वाले लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए हैं या मजबूरी में वहां पे रह रहे हैं, उनकी बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की भी कंपनियां हैं वो अपना लाभ बढ़ाने के लिए, अपने टैक्स को बचाने के लिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों का पैसा रोक अपना पर्सनल ग्रोथ करने की वजह से मजदूरों को सुविधाएं नहीं देती। जैसे ना तो उन्हें हेल्थ का प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, ना ही उन्हें सेफ्टी के टूल्स दिए जाते हैं कि वो ज़्यादा अपने शरीर को सेफ रख पाएँ, जिसकी वजह से अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। और साथ ही साथ वे चाहते हैं कि मजदूरों को कम से कम पैसे मजदूरी में दे करके काम चलाया जा सके, जबकि सरकार ने इसके खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए हैं कि आप इससे नीचे मजदूरी नहीं दे सकते। लेकिन समस्या ये है कि नियम तो बना दिए गए हैं, पर वो नियम लागू किए जाते हैं नहीं, इसकी जांच पड़ताल के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे ये समस्या आती है
कि यह लोग टैक्स बचाने के तरीके अपना करके या फिर छोटे मोटे काट छाट करके मजदूरों के हितों का अपना ग्रोथ बढ़ा लेते हैं। इसे सरकार को व्यापक नजर रखने की जरूरत है कि इससे क्या किया जाए कि किसी मजदूर का नुकसान न हो। साथ ही साथ कि वे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं उन्हें थोड़े एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है, उन्हें बाहरी मदद की जरूरत है। जैसे कि कुछ लोगों को जो उनके गांव में है, यदि मनरेगा जैसी स्कीम और बढ़ा के दी जाएगी तो वे उन कामों में लग करके अपना काम कर सकते हैं, अपने लिए कुछ सर्वाइवल के मौके बना सकते हैं। साथ ही साथ छोटे छोटे उद्योगों के लिए उन्हें ऋण देकर, जैसे वर्तमान समय हम ये देखेंगे कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में बहुत सारे लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि रोजगार के मौके आप खुद उपलब्ध करिए। मतलब आप कोई अपना छोटा सा व्यवसाय करिए, उसके जरिए आप अपना ग्रोथ करिए। इसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने विशेष प्रकार के ऋणों की व्यवस्था की है। ये ऐसे ऋण होते हैं जिसमें आप लोन ले सकते हैं और अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। आप बैंक को ये बताएं कि हमें ये व्यापार करना है, इसके लिए हमें इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। बैंक आकर के उसका ओवरव्यू लेगा और उसके जरिए जो आपकी चीजें होंगी उतना आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बदले आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा के वो लोन धीरे धीरे चुकता कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें सरकार द्वारा भी की जा रही हैं ताकि आपका ग्रोथ हो सके। लोन पे आपको कई लोग 4 व्हीलर वगैरह ले सकते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट के काम या टूरिज्म में उनको मदद मिल जाती है। लोग ऐसे व्हीकल्स ले सकते हैं जो सामान ढोने के लिए हों, तो उनसे एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको मदद मिल जाती है। वो कृषि के उपकरण खरीद लेते हैं जो नए धंधे अपना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिससे सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को नया काम या मजदूरी दी जा सकती है। इनकी हालत तब खराब हुई थी जब 1990 के समय में थोड़ी सी मंदी आई थी देश में। थोड़ी सी नहीं कहेंगे, देश में एक राष्ट्रीय स्तर पे एक मंदी आई थी। देश में पैसे का अभाव था। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग थे वो लगातार नौकरियां खोते जा रहे थे। तो उस समय के बाद से बहुत सारे लोग अपने संगठनों को, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे, अब उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। वो विवश हुए थे उस चीजों के लिए, क्योंकि ऐसी नीतियां लाई गई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। वो नीतियां, ग्लोबलाइजेशन का भी कुछ प्रभाव था उसके बाद। ये बात आपको आगे बताई जाएगी, ये नेक्स्ट लेसन का मैटर है। दोस्तों, इकोनॉमी के अब हम तीसरे वर्गीकरण की तरफ चलते हैं और यह वर्गीकरण है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है ओनरशिप के हिसाब से उसे कितने भागों में बांटा गया है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में तो 2 भाग बताए गए हैं। ज्योग्राफी में ओनरशिप के हिसाब से रिसोर्सेज जब पढ़ाए जाते हैं तो वहां पे 4 भाग बताए जाते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाएगा। यहाँ पे आपका है 2 सेक्टर बनाए गए, प्राइवेट सेक्टर और दूसरा है हमारा पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है कि जहां पे उत्पादन के साधनों पे कंट्रोल निजी व्यक्तियों का होता है, फॉर्म पे, इंस्टीट्यूट पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे, कंपनीज पे यदि निजी व्यक्ति का कंट्रोल होता है तो उसे प्राइवेट कहेंगे, और यदि किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा तो उसे हम गवर्नमेंट सेक्टर कहेंगे या फिर पब्लिक सेक्टर कहेंगे। अब जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो बहुत सारी आपको पता होंगी। हीरो मोटर कॉर्प है, रिलायंस की कंपनी है सारी, ये सब की सब आपकी आ जाएंगी प्राइवेट में। लेकिन जैसे कि सेल और भेल जैसी कंपनियां हैं जो कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में पाई जाती हैं। अब इनको ये देखा जाए कि प्राइवेट और पब्लिक के हमने वर्गीकरण समझ लिए। अब ज्यादातर काम हम ये देखते हैं कि कुछ काम गवर्नमेंट कराती है और कुछ काम पब्लिक सेक्टर में होता है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा वे काम कराए जाते हैं जो जिनमें बेसिकली ज्यादा अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें ज्यादा पैसे रुपए लगाने की आवश्यकता होती है। उतने पैसे रुपए या तो प्राइवेट सेक्टर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर यदि अफोर्ड करके उन्होंने अपनी सिचुएशन बना भी लिए तो उसकी वजह से ज्यादा वो चार्ज करने लगेंगे। जैसे सपोज करिए जो रेलवेज है, वो रेलवे हमारी गवर्नमेंट अब तक चलाती है, लेकिन इनकेस यदि यह रेलवे टोटली प्राइवेट कर दी जाती है तो जिस कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, क्या वो उतने ही पैसों में आपको ट्रांसपोर्ट करने का मौका देगी? हो सकता है कि उसकी रेट, उसके फेयर, उसके भाड़ा, जो रेलवे का किराया है वो बढ़ा दिया जाए। अब उस बढ़े किराए के आधार से अपने आप को एडजस्ट करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब उन्हें चीज ज्यादा महंगी लगने लगेगी। इस वजह से जो बड़े काम है, जो जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, वो गवर्नमेंट खुद कराती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना हो, बिल बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बिल की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल की बात करते हैं, तो वो बिल गवर्नमेंट पे ज्यादा पड़ता है, लोगों पे कम पड़ता है। बिजली बनाने में खर्चा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन गवर्नमेंट उस खर्चे को खुद एडजस्ट करते हुए लोगों को सस्ते दरों पे बिजली देती है, ताकि वो अपने घरों में या फिर अपने उद्योगों में उस बिजली का लाभ लेकर के अच्छा कुछ कर सकें। लेकिन यदि यही काम प्राइवेट सेक्टर को कर दिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर का लक्ष्य होता है टू गेन प्रॉफिट। वो आपको कभी भी सुविधाएं देने के बारे में नहीं सोचेगा, उन्हें अपना पैसा लेना होगा। तो उनके द्वारा जो बिजली आपको दी जाएगी हो सकता है वो महंगी हो। इस वजह से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाले काम गवर्नमेंट अपने पास रखती है। प्राइवेट सेक्टर द्वारा ये काम कराने से क्या नुकसान है? यदि हम बिजली के बिल ही की बात करें तो सरकारी है, इस वजह से हमारे गांव के लोग या फिर हम सब इजीली समय समय पर उसका भुगतान कर सकते हैं, क्योंकि हमें फाइन का डर होता है।
लेकिन इनकेस यदि कोई चीज़ प्राइवेट हो तो क्या हम उसे उतना सीरियसली लेंगे जितना गवर्नमेंट के डर से हम चीज़ों को कर लेते हैं? ऐसा होगा कि हम कई प्राइवेट चीज़ों को नकार देंगे कि भाई क्या होने वाला है, मतलब हम उन चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं लेंगे। और यदि किसी प्राइवेट सेक्टर को काम दे दिया जाएगा तो उनके पास उन कलेक्शन का काम भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए लोगों से पैसे प्राप्त करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। किसी गांव में जा करके, जो बड़े लोगों का गांव हुआ या फिर गुंडागर्दी जहां ज्यादा हो जाती है, कोई प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय जाके कहे कि मेरा 10,000 रुपये बकाया है दे दीजिए, तो उसके साथ दूसरी सीन हो सकता है, वो उसे पैसे नहीं देंगे, हो सकता है मार पीट कर आ जाए वहां से। लेकिन गवर्नमेंट का एक ऐसा होता है कि उसका यदि कोई छोटा सा एम्प्लॉय जाके कह दिया कि विभाग से आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तो उन्हें वो पैसे देने होंगे, वो उन पैसे को अब देंगे क्योंकि वो विवश हैं, क्योंकि सरकार का आदमी है। तो ये चीजें होती हैं जिससे गवर्नमेंट के सेक्टर के लोगों को पैसे देने में आसानी होती है और गवर्नमेंट कम पैसे लेती है और उन्हें पूरा सुविधाएं देने का काम करती है बड़े इन्वेस्टमेंट वाले कामों में। दूसरा एक बड़ा अच्छा उपाय हम देखते हैं पीडीएस सिस्टम का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आप जानते होंगे। इसके जरिए सरकार किसानों से 15 रुपए 20 रुपए तक के गेहूं अनाज खरीदती है और उसे पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, राशन की दुकानों के माध्यम से 3-4 2-3 चीजें जिस हिसाब से होता है लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। गरीबों को कुछ जगहों पर निःशुल्क भी दे दिया जाता है। कोरोना टाइम में ज्यादातर राशन निःशुल्क बांटे जा रहे हैं। अब इसका वहन कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी, इसका बोझ किस पे आ रहा है? गवर्नमेंट पे, क्योंकि उन्होंने किसानों को पैसे दे के खरीदा है, लेकिन अब आपको वापस क्या कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। तो ये बड़ा हिस्सा जो होता है इन्वेस्टमेंट का वो सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा इतना करने के बाद लास्ट पॉइंट हमारा ये बचता है कि किन किन और ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन और ऐसी जगह हैं जहाँ पे सरकार को काम करने की आवश्यकता है। तो वो आवश्यकता हमारा हो जाता है शिक्षा क्षेत्र। सरकार को अभी और शिक्षा में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। साथ ही साथ सरकार को हेल्थ फैसिलिटीज में तथा बच्चों के न्यूट्रिशन के कार्यों में ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अभी भी हमारे देश के बहुत सारे भाग में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, बच्चों की संख्या ज्यादा है जो कि 1 वर्ष की अवस्था पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं। हम यदि 100 बच्चों का अनुपात लें तो उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो विद्यालय तक पहुंच ही नहीं पाते, अच्छा 8वीं के बाद। तो इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हेल्थ फैसिलिटी के न मिलने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सारी कमियां हैं या फिर ड्रॉबैक है हमारी कंट्री के, जिससे सरकार को ध्यान देना चाहिए और उस पर काम करके हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी जीडीपी को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने देश के आर्थिक हालातों को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पूरा टॉपिक, इसी के साथ समाप्त होता है और इससे आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।